हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू कैन सी गाइस, आज मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था, तो मैंने क्या क्या पढ़ा है वो आप देखेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल 124 मैंने पढ़ा है, 124 का 4, जिसमें है कि इम्पीचमेंट और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग या निलंबन कि उनको कैसे हटाया जाएगा एज पर द जजेस इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1968। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो मिनिमम लोकसभा और राज्यसभा के यहाँ पे 100 मेंबर और 50 मेंबर को एक साथ लिखित हस्ताक्षर लिखित तथा हस्ताक्षर कर करके लोकसभा के सभापति, यानी कौन है लोकसभा का सभापति? प्राइम मिनिस्टर को सौंपना पड़ेगा। उसके बाद एक जांच समिति बिठाई जाएगी जिसमें तीन तीन मेंबर होंगे। ठीक है। इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड लीगल एक्सपर्ट। एक तो लीगल एक्सपर्ट होंगे सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद जब ये हो जाएगी, आफ्टर दैट द वोटिंग विल बी हेल्ड इन द पार्लियामेंट। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर एक वोटिंग कराई जाएगी जिसमें दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 अगर मेजोरिटी आ जा रही है उस न्यायाधीश के अगेंस्ट में, देन उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। अगर प्रेसिडेंट अप्रूव कर रहे हैं तो उस न्यायाधीश के पद को हटाया जा सकता है, अदरवाइज कोई भी नहीं हटा सकता सुप्रीम कोर्ट के जज को। तो देन अब देखो आर्टिकल 125, डियर सैलरीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी अलाउंस आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। पर उनकी सैलरी और अलाउंस पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, जिनमें चीफ जस्टिस की जो सैलरी है वो 2,80,000 पर मंथ, और अदर जो जजेस उनके साथ में बेंच पे जो बैठते हैं उनका 2,50,000 रुपए पर मंथ। ठीक है। फिर सैलरी इज पेड बाई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब संचित धन, जैसे हमारे जो जीएसटी होता है उसके उसके जीएसटी जो कलेक्ट करी जाती है उसी से फंड से जितने भी फंड बनेंगे उस फंड से ही इन जजेस की सैलरी को पे किया जाएगा। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं आर्टिकल 126 में। तो इन एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जस्टिस, ठीक है, इन 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 एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द नेक्स्ट सीनियर कौन बनेगा? द मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी हेल्ड हिज ड्यूटी। तो जो मान लीजिए कि अगर जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो अवेलेबल नहीं है, किसी भी कारण से वो बीमार हो सकता है, उसके घर में कोई शादी इवेंट है, वो वहां पे नहीं है, किसी तरीके से भी नहीं है, तो जो मोस्ट सीनियर होगा उसके बाद वो जज सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी का, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसकी ड्यूटी को निभाएगा। अब देखिए, अब आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजमेंट जजेस, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें आर्टिकल 127 क्या है? प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आता है क्वारम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें मिनिमम 3 जजेस होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो वो एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो होगा, और उसके अलावा 2 जज और होने चाहिए मिनिमम। उसके बाद नियुक्ति क्या होती है आप देखोगे, मिनिमम 5 जजेस टू एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका काम क्या होगा कि अगर मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस देना है तो वहां पे चीफ जस्टिस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में वहां पे उनके अलावा 4 और होने चाहिए मेंबर जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करेंगे। फिर प्रोविजन, फिर आर्टिकल 128 है जो कि उसके बाद का प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश का प्रावधान है। सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनको एज अ सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में रिटायरमेंट के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना है। तो अभी देखो, अब यहाँ पे हम अभी आप देखोगे पावर ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें क्या है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आर्टिकल 131, जिसके अंदर क्या आता है, इसमें क्या होता है, आरंभिक आधिकारिकता। इसमें क्या होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय में जो आप जैसे सुप्रीम कोर्ट को मान लीजिए आपके किसी फंडामेंटल, यहाँ पे जैसे इसका फर्स्ट पॉइंट क्या, फंडामेंटल राइट का अगर हनन हो रहा है कहीं भी, तो आप डायरेक्ट उस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है, डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद हो गया है तो उनके इलेक्शन में, तो भी आप उस केस को लेकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो उसके अगेंस्ट में। एंड फिर डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड वन मोर स्टेट, अगर मान लीजिए किसी संघ या एक से अधिक स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इस केस को भी लेकर के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले आ सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स। तो इसमें क्या है कि आप अगर किसी 2 या 2 से ज्यादा जो राज्य हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो भी उस केस को आप लेकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जजमेंट के लिए, वहां पे आपकी हियरिंग है। और रिट ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 32 है जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसको मैं कभी अलग से करा दूंगा। एंड अभी देखिए आर्टिकल अपील अधिकारिता क्या होती है। ज्यूरिडिक्शन, किसी भी मामले
किसी भी मामले की सुप्रीम कोर्ट में अपील करना, ठीक है। तो इसमें क्या आता है आर्टिकल 132, जिसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, संवैधानिक मामले से रिलेटेड जो भी होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वो आप जाकर के वहां पे, मतलब इसमें क्या आ जाएगा आपका वही फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। आर्टिकल 132 के अंदर आप कोई भी मान लीजिए आपका फंडामेंटल जो राइट्स है उसका कहीं हनन करा जा रहा है, तो उसको आप डायरेक्ट ले आकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अंडर अंडर आर्टिकल 132। अब आर्टिकल 133 की बात करें तो सिविल मैटर्स, दीवानी मामले, इसमें क्या होता है जैसे आपकी जमीन किसी ने हड़प ली, आपकी शादी डिवोर्स हो रहा है उसका, आप उस चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। क्रिमिनल आर्टिकल 134, यहाँ पर क्रिमिनल मैटर्स, या जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या धोखेबाजी किसी ने लूट मार कर दी, तो उस टाइप के किसी भी टाइप का जो क्रिमिनल एक्टिविटी हो, इसको भी आप लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट के जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल प्रोविजन, विशेष अनुमति क्या होती है, आर्टिकल 136, इसमें हम क्या बात करना, एडवाइज एडवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होता है, आर्टिकल 131 के 143 के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है एडवाइजरी फॉर प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है मिनिमम 5 जजेस होना चाहिए, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट को कोई सलाह लेनी है अपने किसी भी अनकंडीशनल सिचुएशन में, तो वहां पे मिनिमम 4 जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, इंक्लूडिंग एक और होगा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। आर्टिकल 129, इसमें क्या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख ना, यहाँ पे कोर्ट क्या होता है, कोर्ट में जो भी जज दिए गए हैं उनका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ताकि वो उन्हीं के आधार पे अदर, जैसे किसी भी स्टेट के कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो वहां पे वो उसी टाइप के रिकॉर्ड में उसी टाइप का जुरिडिक्शन दे सकें फ्यूचर में। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या होता है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को यह है कि वो अपने जो दिया गया न्याय है उसको फिर से पुनरावलोकन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 32 और 132 और 133 के अंडर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं गाइज, तो आप देखेंगे तो जो है आर्टिकल 137 है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू देयर ओन डिसीजंस, की यही है जो कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस को फिर से पुनरावलोकन कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, देख सकता है, कोई गलती अगर हुई हो तो उसको फिर से दूसरा जजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 139 की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट विल हैव द एडिशनल पावर ऑफ ऑन यूनियन लिस्ट विच विल बी गिवन बाय द पार्लियामेंट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संघ सूची के विषयों पर ऐसी शक्ति होगी जो कि संसद के द्वारा विधि बनाकर दी जाएगी, ठीक है। अब आर्टिकल 141 की बात करें, ऑल डिसीजंस टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी अप्लीकेबल ऑन अदर कोर्ट। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई किसी एक सिंगल केस रहा होगा जिस पर उसने अपना जजमेंट दी होगी, तो उसी जजमेंट को फ्यूचर में उसी टाइप के केस पे अदर जो कोर्ट होता है उन पे लागू कर दिया जाए, ताकि वो उसी टाइप का जुरिडिक्शन दे पाए, ठीक है, डिसीजन दे पाए। आर्टिकल 142 की बात करो, यहाँ पे देखा था पावर टू गिव एन कंप्लीट जुरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपना पूर्ण रूप से न्याय दे सकता है और वही सबसे सुप्रीम होगा, उसके अलावा कोई भी उसके बाद कोई भी कोर्ट उसके आगे नहीं चल पाएगा। तो आर्टिकल 139 ए का क्या पावर ऑफ ट्रांसफर केसेस, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी केस को ट्रांसफर कर सकता है। इसमें क्या हुआ था अमेंडमेंट हुआ था जो कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इसके अंदर में आया था। एंड आर्टिकल 145 की बात करें, द पावर टू मेक रूल रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर के रूल डिजाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करेगी, ठीक है। आर्टिकल 146 की बात करें तो एक्सपेंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो क्या होता है वही संचित, जैसे जीएसटी से जो अमाउंट हम इकट्ठा करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जब चलती है तो जजेस के खर्चे, सैलरी, एक्सपेंसेस जो भी होते हैं, वो सब कुछ जो संचित निधि होगी, धन होगा, उसी से उनको पेमेंट करी जाएगी। तो गाइज ये है वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इस टाइप का अगर चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियो आर्टिकल को समझाते हुए बिल्कुल एक स्टूडेंट के पर्पज से चाहते हैं कि मैं समझाऊं और बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे तरीके से आर्टिकल्स को पॉलिटी को समझाने की कोशिश करता हूं मैं, तो अगर आप चाहते हैं आपको ये पीडीएफ मिल जाए ये तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप चैनल से वहां से आप ले सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।